हेलो एंड वेलकम इन आवर चैनल क्रिस्टल क्लियर केमिस्ट्री। और यहाँ हम डिस्कस करते हैं केमिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक और उन टॉपिक से आने वाले क्वेश्चन जो जेईई नीट में काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे मोल कंसेप्ट से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और वो आपके कंसेप्ट को करेंगे क्लियर। मोल कंसेप्ट को करेंगे बिल्कुल क्लियर। फर्स्ट ऑफ ऑल मोल के बारे में हम जान चुके थे। सो आज हम क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 नोट कीजिए। 18 ml जल में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। 18 ml जल में इलेक्ट्रॉन की संख्या इन 18 ml ऑफ वाटर गिव नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन 18 ml ऑफ वाटर गिव नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 18 ml 18 ml अपने पास क्या है, वाटर प्रेजेंट है और उसमें अपन को इलेक्ट्रॉन की संख्या टोटल निकालनी है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन क्या करते हैं, जो अपने को वॉल्यूम गिवन है उससे बदल लेते हैं अपन किसमें, मास में। ठीक है, और मास अगर अपने पास आ जाएगा तो अपन क्या करेंगे, उसके मोल निकाल लेंगे और फिर उससे अपन इलेक्ट्रॉन की संख्या उसमें निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए 18 ml तो द्रव्यमान क्या होगा, आयतन इंटू घनत्व। ठीक है, m इंटू डी इंटू वी। ये कैसा है, d इक्वल टू घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन। तो m अपन ने निकाला m इक्वल टू डी इंटू वी। ठीक है, मास अपने को कैलकुलेट करना, मास इक्वल टू क्या होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ठीक है, डेंसिटी आपको पता ही है, डेंसिटी। ठीक है, तो द्रव्यमान इक्वल टू क्या होता है, आयतन इंटू घनत्व। तो जो डेंसिटी होती है किसकी, वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, 1। कितनी मानी जाती है, वाटर की डेंसिटी मानी जाती है 1। और ये क्या आ जाएगा, यहाँ m इक्वल टू आ जाएगा 1 इंटू वॉल्यूम कितना बेटा, 18 ml है। क्वेश्चन में गिवन है ये, तो m इक्वल टू कितना आ गया, 18। ये 18 ग्राम आ गया। ठीक है, अब 18 ml और इक्वल टू क्या हो गया, 18 ग्राम के इक्वल हो गया। दैट्स मीन वी कैन इजीली कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर एट दिस टाइम। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कैसे निकालेंगे, मोल क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन वेट अपॉन मोलर मास। और आप देखते हैं गिवन वेट कितना आ गया, 18 ग्राम और मोलर मास कितना वाटर का, इट इज आल्सो 18 ग्राम, तो 1 मोल हो गए। ठीक है, तो 1 मोल अपने पास क्या आ गया, 18 ml का 1 मोल क्या है अपने पास, वाटर प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब अपन इसे कैसे सॉल्व करेंगे कि 1 मोल में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे वो अपने को फाइनली निकालना है। ठीक है, तो पहले 1 मोल में अणुओं की संख्या निकालिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 1 मोल ऑफ वाटर। ठीक है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 1 मोल ऑफ वाटर। 1 मोल जल में कितने होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 1 मोल ऑफ वाटर इक्वल टू Na के जितने, Na इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अपना क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि जो 18 ml वाटर अपने पास है तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। ठीक है, तो अब अपन यहाँ तक इसे सोल्व कर लिया अपन ने कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 1 मोल ऑफ वाटर इज इक्वल टू दिस। और वाटर के 1 मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं, देखिए इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ठीक है, इट इज इक्वल टू, एक मॉलिक्यूल में वाटर के कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, H2। एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है हाइड्रोजन में। ठीक है, ध्यान से देखिए, एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है हाइड्रोजन में और 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे कितने ऑक्सीजन में, तो 2 इंटू 1, 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एटम है, इंटू 1 प्लस 8, इट विल बी 10। सो वी कैन से दैट 10 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। और यहाँ हमें कैलकुलेट करना है इन 1 मोल ऑफ वाटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। ठीक है, 1 मोल ऑफ वाटर में इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट होंगे, जब एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो कितने मॉलिक्यूल में कितने होंगे, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस मीन्स
नंबर ऑफ आवोगाद्रो नंबर इज मल्टीप्लाई बाय 10, तो क्या लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन present in 1 mole of water, it will be 10 into 6.022 into 10 raised to power 23। ठीक है, तो ये अपना आंसर जो है वो आ जाएगा। अब आपको देखना है कि आंसर क्वेश्चन में, मतलब जो अपना क्वेश्चन में जो ऑप्शन होगा आंसर किस तरीके से गिवन है। अगर इस तरीके से गिवन है n इंटू 10, ठीक है, 6.022 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23 इंटू 10, और अगर आंसर इस तरीके से गिवन नहीं है, पूरा सोल्व करके गिवन है, तो अपन इसे क्या लिख सकते हैं 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एंड 1 प्लस कर देंगे, देन इट इज 24। तो इतने इलेक्ट्रॉन उसमें प्रेजेंट होंगे, कितने में 18 ml ऑफ वाटर में। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इस तरीके के क्वेश्चन नीट और जेईई में पूछे जाते हैं, ठीक है, कि कोई भी सब्सटेंस दे सकते हैं कि इस कंपाउंड में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और ये कई बार क्वेश्चन इस तरीके का आ चुका है, तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, ध्यान से आप सुनिएगा, ठीक है। और जो स्टूडेंट वीडियो को पूरा नहीं देख रहे हैं वो वीडियो को कंप्लीट देखें, तभी आपका कंसेप्ट क्लियर हो पाएगा, ठीक है। स्टार्टिंग में देख के या लास्ट में देख के छोड़ देते हैं तो उससे आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो अपन ने मॉल कंसेप्ट को करा था, स्टार्टिंग से देखिए, चैप्टर के स्टार्टिंग से और चैप्टर के लास्ट तक वीडियो देखिए, और हर वीडियो को आपको लास्ट तक देखेंगे तब आपको कोई चीज़ समझ में आएगी और वो क्लियर हो पाएगी। और ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं लॉकडाउन में ऑनलाइन क्लासेज ही एक माध्यम है, और जो ये वीडियो रोजाना सेंड किए जा रहे हैं ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होंगे, काफ़ी हेल्पफुल होंगे, ठीक है। तो प्लीज़ आप वीडियो को लास्ट तक देखिए और जो भी टॉपिक कराया जा रहा है उसे कवर कीजिए, बुक से भी उसी तरीके के न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए। और यहाँ मैं बेसिकली आपको नीट, पर्टिकुलर नीट में आए हुए, जेईई में लास्ट ईयर के आए हुए क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं, जिससे आपको ये क्लियर होगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। अपन ने ऑफलाइन क्लासेज में भी मेरी यही कोशिश थी कि किस पैटर्न के क्वेश्चन इसमें नीट में पूछे जा रहे हैं। कई बार क्या होता है, बच्चे बहुत ज़्यादा ओनली टिपिकल टाइप न्यूमेरिकल ही सॉल्व कर लेते हैं, और जब वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाते हैं तो बेसिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, जिसमें कई बार सिंपल मेथड लगा होता है और वो क्वेश्चन भी स्टूडेंट सॉल्व नहीं कर पाते। कई बार मैंने इस तरीके की प्रॉब्लम को फेस करते हुए स्टूडेंट को देखा है। तो आप लोग ये ध्यान रखिए कि पैटर्न क्या है, किस तरीके के न्यूमेरिकल आ रहे हैं, किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, वो ध्यान दीजिए। इसलिए हम, जो हमारी फैकल्टी है, मैं हूँ, और भी जो टीचर हैं जो ऑफलाइन क्लासेस भी आपकी लेते थे, तो उसमें यही, इस चीज़ पर ही हमने फोर्स किया था कि नीट के लेवल से, जेईई के लेवल से ही तैयारी की जाए। नीट का जो लेवल है उसे बहुत ज़्यादा अपने को, मतलब उसे बहुत ज़्यादा इस तरीके से भी नहीं करना है कि सारे ही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा क्या आते हैं, टिपिकल आते हैं। और वो आप जो बेसिक चीज़ें, जो बेसिक फंडे हैं, जो बेसिक फॉर्मूलाज हैं, उसे नहीं करके सिर्फ टिपिकल क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, तो कई बार वो बेसिक चीज़ें रह जाती है, इजी फॉर्मूला भी आपके माइंड से स्लिप हो जाता है और आप ये सोचते हैं कि ये तो क्या आएगा, इस तरीके के इजी क्वेश्चन नहीं आ सकते। आप लास्ट ईयर के पेपर को उठा के देखिए, लास्ट ईयर के जितने भी नीट के पेपर हैं उन्हें उठा के देखिए, और बेसिकली जो लास्ट 3 ईयर के जो पेपर हैं, ठीक है, लास्ट जो 3 ईयर के पेपर है उन्हें उठाकर देखिए किस तरीके के क्वेश्चन इसमें आ रहे हैं, ठीक है। तो उसी हिसाब से अपनी प्रिपरेशन कीजिए। और मोस्टली क्वेश्चन अराइज होते हैं, मोस्टली क्वेश्चन पुटअप होते हैं अपनी एनसीईआरटी की बुक से, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए यहाँ हर वीडियो में फोकस किया जाता है एनसीईआरटी की बुक को, ठीक है, कि उसी से क्वेश्चन क्या होते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन कवर होते हैं, ठीक है। और एनसीईआरटी के क्वेश्चन पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। उसके बाद जो नीट से रिलेटेड क्वेश्चन है वो मैं आपको सॉल्व कराता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके के पैटर्न से आप कवर करोगे, रोजाना अपनी स्टडी पे फोकस करोगे, इन वीडियोस को देखोगे, तो आपकी तैयारी ऑनलाइन भी अच्छे से होगी। ये मत समझिए कि ऑफलाइन क्लासेज ऑफ हो गई, अब ऑनलाइन में ओनली फॉर्मेलिटीज हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आप अपने
फ्रेंड्स को भी इसके बारे में बताइए और अपनी स्टडी पे फोकस कीजिए, ठीक है। तो एक बार मैं इस क्वेश्चन को वापस रिवाइज करता हूँ। ये क्वेश्चन क्या था कि 18 ml वाटर में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 18 ml ऑफ वाटर। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए आप उसे सबसे पहले किस में कन्वर्ट कीजिए, मोल में कन्वर्ट कीजिए, ठीक है। मोल में कन्वर्ट करने के बाद एक मोलिक्यूल में देखिए कि 1 मोलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। जरूरी नहीं है क्वेश्चन H2O पर ही आए, बेसिकली क्वेश्चन किसी पे भी अराइज हो सकता है, ठीक है बेटा। तो जैसे CH4 के हो गए 20 ग्राम में कितने होंगे, सॉरी 20 ml में कितने होंगे, या डायरेक्ट ग्राम में पूछ लेता है, तो ग्राम में पूछता है तो वो तो बहुत ही ईजी रहेगा, ठीक है। तो लेट स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन एंड अगेन मैं इसे क्या कर रहा हूँ, रिवाइज कर रहा हूँ कि सब 18 ml को आपने क्या बदला, मास में बदला, क्योंकि डेंसिटी अपन को बताइए 1 होती है, डेंसिटी 1.00 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज द डेंसिटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो मास इक्वल टू डेंसिटी 1 इंटू वॉल्यूम 18 इंटू 1, ठीक है। तो 18 ग्राम ये क्या आ जाएगा, अपना मास आ जाएगा। अब मास आने के बाद अपन ने क्या किया, नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट किया, गिवन मास अपॉन मोलर मास, 18 अपॉन 18 तो 1 मोल आ गया, ठीक है। ये 1 मोल कैलकुलेट करने के बाद ये समझ लीजिए अपना क्वेश्चन बिल्कुल क्या हो गया, अब इजीली सॉल्व हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 1 मोल में अपन को नंबर ऑफ मोलिक्यूल पता ही है कि किसी भी कंपाउंड के नंबर ऑफ मोलिक्यूल 1 मोल में कितने होते हैं, कंपाउंड के 1 मोल में नंबर ऑफ मोलिक्यूल होते हैं एवोगाड्रो नंबर जितने, इट मीन्स 6.022 into 10⁻23 molecules are present in any compound in 1 mole of any compound. That's clear. Then अब अपने पास जो कंपाउंड का H2O, उसके एक मोलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उसके एक मोलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। तो कितने मोलिक्यूल अपने उसमें 1 मोल में बनेंगे, 1 मोल में मोलिक्यूल बनेंगे 6.022 into 10⁻23। देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मल्टीप्लाई बाय 10, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, तो ये अपना क्या रहेगा 1 मोल में, मतलब 18 ml में इलेक्ट्रॉन की संख्या आ जाएगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है ना। इन्होंने मोल कंसेप्ट को अपनी डेली लाइफ के साथ जोड़ के क्वेश्चन बनाया। देखिए लिखिए क्वेश्चन, यदि आपके पास एवोगाड्रो संख्या जितने रुपए हैं, बहुत ही अच्छी बात है, अगर आपके पास एवोगाड्रो संख्या जितने रुपये होंगे तो कितने हो सकते हैं वो आप खुद अंदाजा लगा लीजिए। तो ये तो आपको क्या बना देगा, बहुत ज़्यादा पैसे वाला ये बना देगा, ठीक है। यदि आपके पास एवोगाड्रो संख्या जितने रुपए हैं तथा आप 10 लाख रुपए प्रति सेकंड की दर से, देखो इतने पैसा हो जाएगा, मतलब 10 लाख सेकंड प्रति सेकंड, मतलब एक सेकंड में क्या बता रहा है 10 लाख रुपए खर्च कर दो, खर्च करते हैं तो इन्हें खर्च करने में कितने वर्ष लगेंगे, ठीक है। मतलब एवोगाड्रो संख्या जितने पैसे हैं और वो एक सेकंड में आप क्या कर रहे हो 10 लाख रुपए खर्च कर रहे हो, तो क्वेश्चन अपन से पूछ रहा है कि कितने वर्ष में खर्च होंगे। तो क्वेश्चन में एक बात कहीं क्लियर होगी कि वर्ष लगेंगे, सालों लगेंगे इसे खर्च करने में, ठीक है ना। 1 साल लग सकेगा, 2 साल में, तो वो अपन को कैलकुलेट करना है। एक बार क्वेश्चन को लिख लीजिए, ये तो मैंने आपको समझाया। यदि आपके पास एवोगाड्रो संख्या जितने रुपए हैं, यदि आपके पास एवोगाड्रो संख्या जितने रुपए हैं तथा आप 10 लाख रुपए प्रति सेकंड की दर से, तथा आप 10 लाख रुपए प्रति सेकंड की दर से खर्च करते हैं, तो इन्हें खर्च करने में कितना समय लगेगा। इफ यू हैव एवोगाड्रो नंबर्स rupees equal, if you have rupees equal to Avogadro number and you expend it 10 lakh rupees in per second and you expense it 10 lakh rupees in per second, then calculate time, then calculate total time to expense this money, ठीक है। तो इसे सॉल्व करते हैं।
ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आवोगाद्रो संख्या जितने आपके पास क्या है, रुपीज इन आवोगाद्रो नंबर कितने हैं, 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, इतने रुपीज आपके पास हैं। अब एक सेकंड में कितने खर्च कर रहे हैं, 10 लाख रुपीज। 10 लाख आर एक्सपेंस इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में कितने खर्च कर रहे हो, 10 लाख। तो 1 रुपीज खर्च कितने में करेंगे, वही अपना मेथड 1/10 लाख। ठीक है, तो 1 रुपया आप खर्च करोगे इतने में। ठीक है, अब कितने रुपीज आपको खर्च करने हैं, 6.022, कितने सेकंड में होगा ये। ठीक है, अब 6.022 इंटू 10⁻23 रुपीज खर्च होंगे आपसे 1/10 लाख। ठीक है, 1/10 लाख। ठीक है, इतने सेकंड में। ठीक है, इंटू आ जाएगा क्या, 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है बेटा, ये आ गया अपना सेकंड। और अपन से जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो पूछ रहा है कितने साल में ये खर्च होंगे। मतलब बेटा अपने को साल को किस में, सेकंड को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, साल में कन्वर्ट करना इसे अपने को पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, अब ये आ गया अपने पास सेकंड। अगर सेकंड का आंसर पूछेगा ऑप्शन में, सेकंड में आंसर है, देन आपको ये लिखना है। अब सेकंड को कन्वर्ट करते हैं साल में, 6.022 इंटू 10⁻23 एंड दिस इज 10 लाख। ठीक है, ये अपना क्या था, सेकंड। अब सेकंड को अपने को कन्वर्ट करना है सबसे पहले किसमें, मिनट में। ठीक है, तो ये यहाँ ये सेकंड है, सेकंड इनवर्स है। अगर अपन इसे ऊपर लिखते हैं तो ठीक है बेटा। तो अब अपन को मिनट में कन्वर्ट करना, तो मिनट को ऊपर रखिए, 1 सेकंड इक्वल टू 60 मिनट। यही होगा, 1 सेकंड इक्वल टू कितना आ जाएगा, सॉरी 1 मिनट इक्वल टू क्या होगा, 60 सेकंड। ठीक है, मैंने ये थोड़ा उल्टा लिख दिया था। 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड। मिनट में कन्वर्ट करना, मिनट को लीजिए 1 मिनट इक्वल टू अपॉन 60 सेकंड। ये हो गया 1 मिनट अपॉन 60 सेकंड। ये सेकंड से सेकंड इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, ये मिनट में आ जाएंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, मिनट को किस में कन्वर्ट करना है, मिनट को कन्वर्ट करना है आवर्स में। ठीक है, अब मिनट है, मिनट की यूनिट नीचे होनी चाहिए आवर्स में, तो 1 आवर्स इक्वल टू 60 मिनट। ठीक है, ये आ जाएगा। अब आवर्स को करना है डे में कन्वर्ट, इसमें करना है डे में। ठीक है, तो आवर्स को डे में कन्वर्ट करेंगे तो 24 आवर इक्वल टू होता है 1 डे। ठीक है, अब डे को किस में कन्वर्ट करेंगे, डे को करेंगे कन्वर्ट किसमें, साल में। ठीक है, तो 365 डेज का जो होता है, 365 डेज होता है 1 ईयर में। ठीक है ना, तो इस तरीके से अपन इसको कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, डेज में। अब इसको कैलकुलेट करेंगे और कैलकुलेट करने पर, ठीक है,
कैलकुलेट करने पर आपका आंसर आ जाएगा। मैं इसे कैलकुलेट करता हूँ, वीडियो को पॉज करके कैलकुलेट करके मैं, तो ये कैलकुलेट करने पर जो वैल्यू आएगी बेटा वो आएगी 1.90 इंटू 10 रेज़ टू पावर 1.90 इंटू 10 रेज़ टू पावर 10 ईयर। ठीक है, तो ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसे नोट डाउन कर लीजिए। इस तरीके के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ठीक है, कर लिया नोट। ठीक है, अब क्वेश्चन लिखिए, चीनी की कीमत 30 रुपये प्रति किलोग्राम है, तो इसकी कीमत प्रति मोल में क्या होगी। देखिए क्वेश्चन, चीनी की कीमत 30 रुपये प्रति किलोग्राम है, तो इसकी कीमत प्रति मोल क्या होगी। 30 रुपये प्रति किलोग्राम है, तो इसकी कीमत प्रति मोल क्या होगी। ठीक है, 30 रुपीज पर किलोग्राम इज शुगर रेट, देन कैलकुलेट इट्स वैल्यू इन पर मोल। ठीक है, तो 1 किलोग्राम के कितने रुपीज हैं, 30 रुपीज। 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम, 1000 ग्राम के कितने दे रहे हो आप, 30 रुपीज दे रहे हो। ठीक है, तो और ये अपन से पूछ रहा है कितना। अब चीनी का जो मोलर मास होता है वो कितना आएगा, 342 C12 S22 O11, ये कैलकुलेट करोगे तो 342 ग्राम ये आएगा। ठीक है, तो बहुत ही इजी तरीके से अपन अब इसे सोल्व कर सकते हैं। 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम, 1000 ग्राम शुगर इक्वल टू 30 रुपीज। ठीक है, 1 ग्राम ऑफ शुगर इक्वल टू 30 अपॉन 1000 एंड 342 ग्राम ऑफ शुगर, क्योंकि 1 मोल के लिए निकालना अपन को, तो 1 मोल इक्वल टू 342 ग्राम। ठीक है, 342 ग्राम के लिए क्या जाएगा, 30 अपॉन 1000 इंटू 342 ग्राम की अपनी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इससे कैलकुलेट करते हैं अब, तो 10 से 10 कर दो कैंसिल, 3 को मल्टीप्लाई कर दो 6 12 1 1026 अपॉन 100, तो 100 1026 आ गया। और ये अपन लगा दो, 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे राइट हैंड से, तो 10.26 रुपये प्रति मोल, रुपीज क्या हो जाएगा, प्रति मोल हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं रुपीज 10.26 प्रति मोल, मतलब 1 मोल के 10 रुपये 26 पैसे, 10.26 10 रुपीज 26 पैसा आपको 1 मोल का वहाँ चुकाना होगा। ठीक है, तो इस तरीके के कुछ इंटरेस्टिंग अपन ने न्यूमेरिकल देखे कि वो मोल को किस तरीके से अपन डेली लाइफ में यूज़ करके से बता रहे हैं। तो इसलिए ठीक है, कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए इस तरीके के न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रहेगा किस तरीके से अपन ने सोल्व किए। मैं उम्मीद करता हूँ आज जो भी न्यूमेरिकल आपको कराए और जो बातें मैंने आपको बताई है वो आप उस पर फोकस करेंगे और अच्छे से कंसेप्ट को समझेंगे, वीडियो को शुरू से एंड तक देखेंगे और अपने फ्रेंड जो वीडियो को नहीं देख रहे हैं उनसे भी आप इसे देखने के लिए कहें। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम सॉल्व करेंगे स्टाइकोमेट्री ऑफ केमिकल रिएक्शन, और उसके बेस पर भी कई क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और भी अगर मोल कंसेप्ट से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन जो नीट जेईई में आए हुए हैं वो भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर से बहुत से क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल बेस भी है और थियोरेटिकल भी, और ये बेसिक चैप्टर है, 11th का भी फर्स्ट चैप्टर है, इसलिए इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से आपको कवर करना है। ठीक है, तो याद रखिए अपनी स्टडी पे फोकस कीजिए और कंटिन्यू इसे करते रहिए, फोकस अपनी स्टडी पर। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।